ठीक है। मोहम्मद गौरी कौन से वंश का है? तो गौर वंश का है, गौरी वंश का है। ठीक है, गौरी वंश या गौरी जाति का है। ये पड़ता कहां है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तरफ है गजनी आपका, नीचे की तरफ आपका पड़ता है हेरात, और बीच वाला जो क्षेत्र है ये एक पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था। इस पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी पब्लिक निवास कर रहे थे, वो एक जाति जो निवास कर रही थी, वो जाति कौन सी थी? गौर जाति थी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम भी गौर क्षेत्र पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? गौर क्षेत्र। ठीक है, ये देखो अभी इससे पहले अपन ने पढ़ रहे थे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, तो महमूद गजनवी वाला जो पीढ़ी थी वो तो खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक ये नया वंश है, वो यामिनी वंश था, ये गौर वंश है। वो यामिनी वंश अलग है, ये गौर वंश अलग है, लेकिन जगह एक ही है, गजनी के अंदर ही होगा। ये भी कहां पे होगा? गजनी के अंदर। यानी कि यामिनी वंश खत्म होने के बाद में नया वंश जो स्टार्ट होता है वो गौर वंश आता है। और गौर वंश की जो शुरुआत होती है वो होती है अलाउद्दीन हुसैन शाह से। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह इस गौर जनजाति का ही एक आदमी हुआ करता था, जिसने क्या किया था 1155 ईस्वी में। कब की बात है? 1155 ईस्वी में गजनी के अंदर आग लगा दी थी। गजनी में आग लगाई। किसने लगाई है? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। समझ में आ रहा है? जो अलाउद्दीन हुसैन शाह है ये कौन सी जनजाति का है? गौर वंश का है। ठीक है, और गजनी के अंदर 1155 में इन्होंने क्या काम कर दिया है? गजनी के अंदर लूटपाट मचाई और आग लगा करके आ जाता है। ठीक है, इसने अपनी एक उपाधि भी रखी खुद को। इसने जो कहा, उपाधि जो दी इसने अपने आप को, वो दी जहां सोज। जहां सोज, इसका अर्थ होता है विश्व को जलाने वाला। विश्व को जलाने वाला। ये आग लगा के आया ना, तो इसीलिए इसने अपने आप को क्या उपाधि दे ली? जहां सोच की, यानी कि विश्व को आग लगाने वाला। ठीक है, इसके बाद में इसी गौर वंश में से एक आदमी और निकलता है और उसका नाम आता है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम आता है? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसने क्या किया था कि जो ये गजनी था उसके पास वाला क्षेत्र था उसको जीत लिया था। गजनी के पास के क्षेत्र को विजयी, गजनी के पास के क्षेत्र पर अधिकार। ठीक है, तो गौर वंश या गौर जाति है, उसी की शुरुआत में थोड़ी सी बता रहा हूं ताकि मोहम्मद गौरी कहां से निकला उसके बारे में अपन को जानकारी मिल सके। तो ये गजनी और हेरात के बीच का पहाड़ी क्षेत्र था जहां पे ये लोग रहा करते थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति आता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसने क्या किया था? गजनी के अंदर जो यामिनी साम्राज्य के लोग रह रहे थे वहां पे जाकर के लूटपाट करके और वहां पे गजनी के अंदर आग लगा करके आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसी जाति का एक व्यक्ति और आता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये फिर जाता है गजनी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को जीत लेता है और वहां उस क्षेत्र के ऊपर खुद का गौर वंश की नींव डाल देता है। इसकी नींव डाल देता है गौर वंश की, जो गौर क्षेत्र है उसके पास में। ठीक है, गजनी और इनके पास वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, अब ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम था इसी का एक भाई आता है। ठीक है, मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन या शमसुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम ये कौन है? तो ये गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का क्या है? भाई है। ये व्यक्ति जो है ये ही बाद में क्या बनता है? मोहम्मद गौरी बनता है। यही क्या बनता है? मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? मोहम्मद गौरी कैसे आया? तो मोहम्मद गौरी आता है गौर वंश से। अलाउद्दीन हुसैन शाह पहले आता है, गजनी में आग लगाने का काम करता है। बाद में इसी जाति का एक व्यक्ति और आता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये नाम आपको याद नहीं रह रहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये बात जानकारी इसलिए दी है कि अपन को पता चले कि भाई ये मोहम्मद गौरी जो है वो किस तरीके से अपने फ्रेम के अंदर फिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात है छोटी मोटी सी। अब अपन बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अपन को मेन फोकस किस पे रखना है? मोहम्मद गौरी के ऊपर मेन फोकस अपना रहना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया? हम्म, गजनी के पास ये जहां सोज, गजनी में आग लगाई। गजनी जो क्षेत्र था उसके अंदर आग लगा के आ जाता है। अब कोई यहाँ पे आ जाए, यहाँ आग लगा कर चला जाए, वैसा वाला बात है। जयपुर में आकर कोई आग लगा जाए सब जगह, वैसे गजनी वाला जो क्षेत्र था। हाँ, औरंगजेब ने, हाँ हाँ, नहीं नहीं, 1669, क्योंकि 1668 के अंदर, नहीं नहीं, एग्जैक्ट जो डेट है वो 1669 ही है, कंफर्म है 100%।
हम्म, तो वो मिसप्रिंटिंग है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि 1668 के अंदर अपन बात करते हैं 1679, कितना मैंने कितना लिखा है 69 या 69 लिखा है, 79 लिखा है, 79 है, उसको 79 करो, 79 है 1600, हाँ, क्योंकि 1678 के अंदर मृत्यु होती है किसकी, जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह की मृत्यु है, हाँ ये एग्जैक्ट जो मैंने लिखा है ना ये, हाँ अगर किसी ने देखो भाई, हाँ 1700 नहीं 1679, नहीं 1679 है, हाँ जो, हाँ मैंने कल आप लोगों को शायद 1669 लिखा दिया, 79 है वो, 1679, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, 1669 के अंदर तो मंदिर तोड़ने का आदेश देता है, ठीक है ना, हाँ जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद में मतलब ये जजिया कर लगाता है वापस से, और जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 के अंदर होती है। लिख लिया, आगे चलते, इधर देखो, हेलो, इधर देखो भाई, हाँ तो अपन बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के अभियानों के बारे में देख लेते हैं पहले तो, मोहम्मद गौरी के अभियान देखना, मोहम्मद गौरी जो था, इसका भारत के ऊपर जो पहला अटैक होता है वो होता है 1175 में, कब की बात है, 1175, 1175 में कहां पे अटैक होता है, तो मुल्तान के अंदर होता है, कहां पे होता है, मुल्तान, मुल्तान के अंदर इस समय पे करमाथी वंश के मुसलमान रहा करते थे, करमाथी वंश के मुसलमानों पर, ठीक है, यानी कि जो भारत के ऊपर पहला अटैक हुआ है वो कौन से शासकों के ऊपर हुआ है, मुसलमान शासकों पर, यानी मुसलमान जाति के विरुद्ध हुआ है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मोहम्मद गौरी ने जो अपना प्रथम आक्रमण किया था वो किन के विरुद्ध किया था, तो मुस्लिमों के विरुद्ध ही था, ठीक है, कहां पे था, मुल्तान के अंदर, कब की बात है, 1175 की बात है, क्लियर है, कब की बात है, 1175, सेकंड जो अटैक होता है वो अगले वर्ष 1176 में सिंध को जीत लेता है, किसको जीत लेता है, सिंध विजय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आता है 1178 का, कौन सा है, 1178 का, जिनके ऊपर मैं घोड़ा लगा रहा हूं वो थोड़ा सा याद रख लेना, 1178 वाला जो है ये होता है इनका गुजरात अभियान, कौन सा है, गुजरात अभियान, यानी कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी जगह की तरफ से होकर के घुसना चाह रहे हैं, गुजरात वाली साइड से हो रहे हैं, तो गुजरात वाला जो एरिया था उसी के अंदर पहले आबू आया करता था, माउंट आबू वाला जो एरिया है वो इन्हीं के राज में आया करता था, और यहाँ पे जो राजा था, शासक जो था गुजरात के अंदर वो थे भीम द्वितीय, भीम द्वितीय ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मूलराज मिलेगा, मूलराज सेकंड, ठीक है, ये दोनों का नाम एक ही है, मूलराज सेकंड को ही भीम द्वितीय कहा जाता है, ठीक है, तो या तो भीम द्वितीय आपको ऑप्शन में मिलेगा या कौन मिलेगा, मूलराज ऑप्शन में मिलेगा, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों में से आपको एक करके आना है, या तो भीम द्वितीय या मूलराज, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, एक ही आदमी के दो नाम है ये, भीम द्वितीय और मूलराज सेकंड। सोमनाथ के ऊपर जो अटैक हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था, भीम फर्स्ट के ऊपर हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना, 1178 का जो अटैक हो रहा है गुजरात के ऊपर, कहां पे हो रहा है, तो आबू में, आबू का युद्ध होता है, माउंट आबू वाला जो आबू है ना वो आबू का युद्ध है, सिरोही के अंदर आबू युद्ध होता है, और इसके अंदर जो गौरी होता है ये पराजित हो जाता है, इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक ऐसा पहला युद्ध है ये मोहम्मद गौरी का भारत के खिलाफ जिसमें ये हार जाता है, ठीक है, पहला जो था 1175 में मुल्तान वाला, इसमें जीत जाता है, सिंध को जीत लेता है, इसके बाद गुजरात अभियान जो है भीम द्वितीय के विरुद्ध होता है, हालांकि इस युद्ध के अंदर जो आबू के अंदर युद्ध होता है, आबू के अंदर आकर के दोनों सेनाएं लड़ती है और यहाँ पे भीम द्वितीय खुद नहीं जाता है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे पराजित हो जाता है, इसके बाद वापस लौट जाएगा, वापस लौट जाएगा तो फिर दोबारा ये गुजरात की तरफ से नहीं आता है, दोबारा ये जो आने की कोशिश करता है वो जो पंजाब वाला एरिया है पाकिस्तान वाला वहां से अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वहां से एंटर करने की कोशिश के क्रम में अपन देखते हैं कि ये 1181 के अंदर पेशावर विजय करेगा, पेशावर विजय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, 1183 में लाहौर विजय, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है आपका एक तो 1189, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तबर हिंद विजय, तबर हिंद आज का जो आपका बठिंडा है ना उसी को कहा जाता था, पंजाब, पंजाब के अंदर बठिंडा है ना उसी को पहले तबर हिंद, यानी कि बठिंडा का पुराना नाम आपसे पूछे तो वो तबर हिंद है, ठीक है, तो तबर हिंद में 1189 के अंदर तबर हिंद को विजय कर लेता है, ये सारी विजय है इसकी, ये क्या है, विजय है, ठीक है, इसके बाद अब अपन को इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट आता है आपका 1191, कौन सा है, 1191 वाला, 1191 का इंपॉर्टेंट है, कौन सा युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है, 1191 में कौन सा युद्ध हो रहा है, तराइन का, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट युद्ध है, और ये युद्ध होने का रीजन जो है वो रीजन है आपका 1189 वाला तबर हिंद,
यानी कि तवर हिंद जो पड़ता है पंजाब के अंदर पड़ता है, पंजाब पड़ता है आपके अजमेर से ऊपर की तरफ, राजस्थान से ऊपर की तरफ पड़ता है, उधर से उसके तो पूर्व में पड़ता है, अपन के उत्तर में पड़ता है। तो इधर से अजमेर का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो चाहता है कि बठिंडा के ऊपर, तवर हिंद के ऊपर वो आधिपत्य कर ले। ठीक है, इधर से मोहम्मद गौरी जो है उसने तवर हिंद को जीत लिया है, तो तवर हिंद को लेकर के इन दोनों में आपस में विवाद होता है, और इस विवाद के फलस्वरूप जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, अजमेर के जो शासक है, उन्होंने आगे बढ़कर के युद्ध लड़ा था किसके विरुद्ध? मोहम्मद गौरी के विरुद्ध 1191 में, और इस युद्ध के अंदर विजेता कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर भी कौन हारता है? मोहम्मद गौरी हारता है। क्लियर है? तो तराइन का जो युद्ध है इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं अपन, आगे लिखा दूंगा मैं एक बार, सिर्फ यहाँ पे युद्धों के बारे में लिख लेते हैं ना, युद्ध के बारे में आगे मैं लिखवा दूंगा। यहाँ पे अपन थोड़ा सा जगह स्पेस कम होने की वजह से इसको इधर कर दूं, चल जाएगा ना? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट युद्ध आता है आपका, दो युद्ध और है, एक तो 1192 का है और एक 1194, एक और बच जाएगा लास्ट में 1206। ये इसके प्रमुख आक्रमण है। 1192 वाला जो है ये भी कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध, इन दोनों युद्धों के बारे में मैं और लिखा दूंगा। तराइन का ये क्या है? प्रथम है, और ये तराइन का द्वितीय युद्ध है। 1194 में जो युद्ध होता है वो चंदावर का युद्ध है। कौन सा है? चंदावर का युद्ध। ठीक है, और 1206 में हो जाती है मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो 1175 से स्टार्ट हुआ है और 1206 में क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु किसके खिलाफ होती है? तो एक खोकर जाट होते हैं, जाटों के खिलाफ ये लड़ने के लिए आ रहा होता है। तो रास्ते में सिंध के अंदर एक दमयक नामक स्थान पड़ता है, वहीं पे ये नमाज पढ़ रहा होता है, उस नमाज पढ़ते टाइम ही खोकर जाट जो होते हैं वो इसको निपटा देते हैं। ठीक है ना? तो 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अपन के लिए इंपॉर्टेंट जो युद्ध आते हैं वो ये तीन युद्ध है, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावर का युद्ध। ठीक है, जो अपन को एएलपी की दृष्टि से अगर अपन देखें तो बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट युद्ध आते हैं। ज्यादा याद रखना है तो आप ये वाला याद रख सकते हो, गुजरात अभियान, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। किसके विरुद्ध होता है? भीम द्वितीय या मूलराज सेकंड के विरुद्ध। क्लियर है? बात कर लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पहली बात तो दोनों युद्ध जो होते हैं वो किन किन के मध्य होते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। ठीक है, कहां पे होते हैं? तो तराइन में होते हैं। तराइन कहां पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा को युद्धों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युद्धों की भूमि, क्योंकि देखो तराइन भी यहीं पे है और पानीपत भी यहीं पे है। ठीक है, पानीपत भी यहीं पे है, तराइन भी यहीं है, इसलिए अपन हरियाणा को क्या बोलते हैं? युद्धों की भूमि भी कहते हैं। ठीक है, तो तराइन के दोनों युद्ध किसके मध्य हो रहे हैं? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हो रहे हैं। तराइन का जो पहला युद्ध है उसमें विजेता कौन होता है? तो उसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता है। इस वाले में तो कौन विजेता है? पृथ्वीराज चौहान। आप अलग से लिख लोगे क्या? पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान है, द्वितीय वाले में मोहम्मद गौरी विजेता है। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, इस वाले युद्ध के अंदर तो ये विजेता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजेता है। ठीक है, चंदावर वाला अलग से लिखाऊंगा। चंदावर का तो इनके अलग लोगों के मध्य होता है। कन्नौज के शासक होता है जयचंद गैडवाल। ठीक है, गैडवाल वंश का होता है और इसी का मौसी का लड़का होता है पृथ्वीराज चौहान का ही। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जो नाना जी होता है अनंगपाल तोमर, दिल्ली का राजा होता है, उसके दो बेटियां होती है, एक का बेटा तो होता है पृथ्वीराज चौहान और एक का बेटा होता है जयचंद गैडवाल। दोनों ही राजा बनना चाह रहे हैं दिल्ली का उसके नाना की मौत के बाद में। ठीक है, सबसे जो बहादुर है वो है पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा जयचंद से भी ज्यादा। तो जयचंद सोचता है कि अगर मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है तो अगला शासक दिल्ली का मैं बन जाऊंगा। तो इसलिए जयचंद बुलाता है किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, आमंत्रित कौन करता है? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जयचंद करता है। ठीक है, तो वही जयचंद के मध्य युद्ध होता है 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, और इसमें जयचंद मारा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, और लास्ट वाला 1206 जो है वो तो खोकर जाटों के विरुद्ध मर जाता है। तो मैं लिखवा देता हूं, ये लिख लिया हो तो लिख लिया? हाँ, मैं लिखवा देता हूं अलग से ही। देखो यहां फिर से लिख देता हूं मैं, तराइन का प्रथम युद्ध। अगर जिसको कोई ज्यादा दिक्कत है मैं यहां वापस लिख रहा हूं, तराइन का प्रथम युद्ध, इसका जो विजेता है वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। युद्ध का कारण क्या था? तवर हिंद को लेकर। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, कहां पड़ता है तराइन? तराइन पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है, लिख दिया है मैंने अच्छे से। अब दूसरा लिख देते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। आप लोगों ने तो वही लिख रखा है, वापस मत लिखना। आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो ही लिखना, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। कब होता है? 1192 में। ये कब होता है? 1191 में। ठीक है, किस किस के मध्य हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी, और इसके अंदर विजेता कौन है? मोहम्मद गौरी है। ठीक है, जो सेकंड युद्ध होता है इसी के अंदर जीतता कौन है? मोहम्मद गौरी। तीसरा जो युद्ध होता है चंदावर का है। तीसरा कौन सा है? चंदावर का युद्ध। किस किस के मध्य हो रहा है? पहली बात तो कब हो रहा है? 1194 में हो रहा है, मोहम्मद गौरी और
जयचंद गहडवाल, जयचंद गहडवाल, गहडवाल वंश का था ये जयचंद गहडवाल। और ये कहां का शासक हुआ करता था? कन्नौज का शासक था। कहां का शासक था? कन्नौज का ही शासक था। इसी की बेटी थी संयोगिता। संयोगिता क्या है? इसकी पुत्री थी, जिसका अफेयर किसके साथ चला था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान, इधर देखो, पृथ्वीराज चौहान इसका चाचा और है। कहानी के माध्यम से तो समझा रहा हूं बेटा। देख, जयचंद गहडवाल, इधर देखो, दिल्ली के अंदर, मैं समझा देता हूं, अनंगपाल तोमर था। इधर देखो, इधर देखो, दिल्ली के अंदर था अनंगपाल तोमर, ठीक है। इसके दो बेटियां थी। इसके कितनी बेटियां थी? दो पुत्री। कोई बेटा नहीं था इसके। इसके दो बेटियां ही थी, बेटा नहीं था। एक बेटी के से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम तो होता है पृथ्वीराज, और एक बेटी के से जो बेटा होता है उसका नाम है जयचंद। और जयचंद की बेटी है फिर से, उसका नाम संयोगिता है, ठीक है। जयचंद की बेटी संयोगिता है, संयोगिता प्यार करती है पृथ्वीराज से। अब आया ब्लड रिलेशन समझ में है? आगो। और देखो, जो पृथ्वीराज चौहान था, जो तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध है, इसके बारे में जो जानकारी अपन को मिलती है, उनमें से एक जो जानकारी है जो कि पूर्ण रूप से गप है, ठीक है, वो मिलती है चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो से। कहां से मिलती है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चंद्रबरदाई का असली नाम पृथ्वी भट्ट है। असली नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट है, ठीक है। और चंद्रबरदाई जो था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, ये मर गया था। इसके बाद जलहण इसका बेटा था चंद्रबरदाई का, उसने इस पुस्तक को कंप्लीट किया था। लेकिन ये राजस्थान जीके का पार्ट है, अपन को उससे कोई मतलब है नहीं। जो आप लोग पढ़ते हो ना, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, वो बातें इसी के अंदर लिखी हुई है। लेकिन ये पूर्णतः असत्य है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मृत्यु नहीं हुई है। इसकी मृत्यु तो कहां हो रही है? खोकर जाटों के विरुद्ध हो रही है 1206 में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो रही है? खोकर जाटों के विरुद्ध 1206 के अंदर हो रही है, जो कि इंडियन हिस्ट्री का है। बाकी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक पुस्तक आती है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान जो थे, दोनों परम मित्र थे। ऐसा कहते हैं दोनों एक ही समय पे पैदा हुए थे और एक ही समय पे इनकी मृत्यु होती है। इसकी पुस्तक के अनुसार ये इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके, मतलब बंदी बना करके गजनी ले जाता है, और वहां पे कुछ समय के लिए इसको बंदी बना करके रखता है। और उसके बाद में जब इसको पता चलता है चंद्रबरदाई को, तो चंद्रबरदाई उससे मिलने के लिए जाता है, और फिर उसको बोलता है कि हमारा जो पृथ्वीराज चौहान है उसके पास एक विद्या है। मोहम्मद गौरी को बोलता है कि क्या विद्या है? कि ये बिना देखे तुमने इसकी आंखें तो निकाली दी है। आंखें फुड़वा डालता है पृथ्वीराज चौहान की। तो कहता है कि तुमने इसकी आंखें तो फुड़वा रखी, उसके बावजूद भी ये तुम्हारी हत्या कर सकता है, बिना देखे किसी भी चीज के ऊपर निशाना लगा सकता है। तो उसको लगता है कि यार क्या फालतू की बातें कर रहा है, इस थोड़ी होता है? तो कहता है ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके देख ले। तो उसके सामने लाया जाता है उसको, और तब जाकर के उसको बोलता है, वो निशाना उसको इस भाषा में बोलता है ताकि उसके समझ में नहीं आए मोहम्मद गौरी के निशाना तेरे को बना रहा है, ठीक है। तो वो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, ये बात बोलता है। वैसे ही वो तीर छोड़ देता है और वो मोहम्मद गौरी मर जाता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है। ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता हूं, जो कि गलत है। सच्चाई क्या है? 1206 में मृत्यु होती है किसकी? और सबूतों के हिसाब से देखा जाता है। जैसे इस पुस्तक के अंदर में इस बात का जिक्र है, और पुस्तकों में ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वहां पे उन बातों के बारे में जो फिर अपन देखते हुए 1194 के अंदर चंदावर का भी युद्ध होता है, सारी बातें हैं। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं, ठीक है। फिर 1206 के बाद में फिर सल्तनत काल स्टार्ट होता है। 1206 में जब उसकी मृत्यु होती है, उसी के बाद तो ये राजा बनते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ठीक है। ये देख लिया। हाँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये चंदावर वाला लिख लो बस, है ना। ये चंदावर चंदावर का लिख लो बस, इतना काफी है। दिल बनाना चाहो तो बना लो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। वो घायल हो जाए अगर तू तो बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। किसका? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। अब आगे देखो समझ में पूर्ण रूप से है? ठीक है। हम्म, चलो तो चलो। देखो, मोहम्मद गौरी के संतान नहीं थी। मोहम्मद गौरी जो था उसके कोई औलाद नहीं थी। मोहम्मद गौरी का ये मानना था कि सुल्तानों के तो एक दो संतान होती है, लेकिन मेरे तो हजारों संतानें हैं, जो तुर्क गुलाम है मेरे, यही मेरी संतानें हैं, और मेरे बाद में मेरा जो साम्राज्य है उसके यही राजा बनेंगे, ठीक है। और जब ये राजा बनेंगे तो मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब ये राजा बनेंगे तो क्या करेंगे? मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। मतलब एक प्रकार से अपन ऐसे कह सकते हैं कि मेरा नाम का एहसान मानेंगे कि भाई हमको इतना करके दे करके चला गया। कोई आदमी आपको दे करके चला जाए तो आप लोग एहसान मानोगे कि नहीं मानोगे? हैं? तो बस वही वाली बात है। अब ये इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर पिंडेल सर ने खड़ा किया, पिंडेल सर कह आज से तुम संभालो इसको, है, और मैं जा रहा हूं, तो तुम्हारे लिए पिंडेल सर का नाम होगा कि नहीं होगा? तो बस वही वाली बात है। हाँ, मेरे लिए मान लो, तुम्हारे लिए मान लो, किसी के लिए भी मान लो, उदाहरण है, ठीक है। अच्छा बोल देंगे, ओके, चले आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आगे और। तो ये तो साहब मोहम्मद गौरी निपट गया 1206 के अंदर। मोहम्मद गौरी मरने से पहले ये बात बोल करके चला गया था कि मेरे बाद में मेरे साम्राज्य को मेरे जो गुलाम है उनके अंदर दिया जाएगा। तो इनके जो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के गुलाम,
ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलामों की अपन बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था वो इसने मतलब कहां कहां पे कब्जा कर लिया था? तो एक तो गजनी तो था ही, था ना, गजनी वाला एरिया तो था ही शुरू से इसके पास में। गजनी के अलावा इसने सिंध विजय कर लिया था, सिंध जो क्षेत्र है सिंध विजय कर लिया था इसने। इसके अलावा इसने दिल्ली को जीत लिया था, ठीक है। इसके अलावा ये बंगाल और बिहार तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? बंगाल बिहार वाले एरिया के अंदर भी पहुंच जाता है, ठीक है। अब जब ये मोहम्मद गौरी जो था, ये इसका ये क्षेत्र है 4, मोहम्मद गौरी मर जाएगा तो इसके गुलामों में ये बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा, ठीक है। तो गजनी के अंदर जो बैठता है वो बैठता है यलदौज, यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, यलदौज, ठीक है। सिंध के अंदर था नासिरुद्दीन कुबाचा, कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। दिल्ली के अंदर जो था वो था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दिल्ली और लाहौर, इसमें दोनों जोड़ सकते हो आप, दिल्ली और लाहौर, ठीक है। दिल्ली और लाहौर में कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बिहार के अंदर था बख्तियार खिलजी, कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना उसको जला दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाला जो था वो बख्तियार खिलजी था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का क्षेत्र था उसको इन लोगों ने इस तरीके से बांट लिया था, ठीक है। अब गजनी के अंदर तो यलदौज बन गया, सिंध के अंदर नासिरुद्दीन कुबाचा बन गया, और दिल्ली और लाहौर की जो जिम्मेदारी है वो किसके अंदर में आ गई है? ऐबक के अंदर आ गई है, ठीक है। और बिहार जो है वो बख्तियार खिलजी। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपने 3 ही क्षेत्र है, गजनी, सिंध और दिल्ली लाहौर वाला एरिया, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी अपन डिस्कशन करेंगे जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाएगा, ठीक है। जब इल्तुतमिश राजा बनेगा उस समय पे इन दोनों के बारे में मैं तुम्हें फिर से डिस्कस करूंगा। अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल, यानी कि जैसे ही कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से दिल्ली के ऊपर कब्जा किनका हो जाता है? मतलब जब मोहम्मद गौरी था, जिंदा था, उस समय पे जब उसने दिल्ली को 1194-93 के आसपास में जब जीत लिया था तराइन के युद्ध के पश्चात में, तो उस समय से ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको दिल्ली का प्रशासन सौंप करके चला जाता है वो, ठीक है। जो दिल्ली का प्रशासन था वो किसको सौंप करके चला गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो खुद वापस लौट गया था, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर इसको खोकर जाति के जो जाट हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत परेशान करते थे, बार बार में लूटपाट मचाया करते थे। तो उन खोकर जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए ये मोहम्मद गौरी को वापस बुलाता है भारत में। मोहम्मद गौरी तो छोड़ करके चला गया था, चंदावर के युद्ध होने के बाद यहां से चला गया था ना, वापस से खोकर जाति के जो जाट थे उनसे परेशान होने की वजह से ऐबक ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, और वो खोकर जाटों के विरुद्ध लड़ने के लिए आ रहा था। और सिंध के अंदर दमियक नामक एक स्थान पड़ता है, वहीं पे खोकर जाट वहां जाकर के उसको मार करके आ जाते हैं, मोहम्मद गौरी को, सिंध में ही, ठीक है। तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अपना जो मेन टॉपिक है वो यहां से है, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन 4-5 वंश पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा आता है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश। और पांचवा है लोदी वंश, जिसको बाद में इब्राहिम लोदी को बाबर हराएगा, मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत काल के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट कर देंगे अपन? मुगल काल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत काल जो चलेगा वो गुलाम वंश से लेकर के कहां तक चलेगा? लोदी वंश तक। टोटल कितने वंश हो गए? 5 वंश आ गए, ठीक है। गुलाम वंश की अगर मैं डेट लिखूं तो 1206 में मृत्यु होती है क्या? तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश रहेगा। 1290 से लेकर के 1320, मात्र 30 वर्ष, 1290 से 1320 तक कौन सा वंश रहने वाला है? खिलजी वंश। और 1320 से लेकर के 1414, 1320 से लेकर के 1414 तक कौन सा है? तुगलक वंश है। इसके बाद में 1414 से लेकर के 1451 रुपए तक किसका है? सैयद वंश का है। और 1451 से लेकर के 1526 में युद्ध होता है ना पानीपत का, हाँ, तो तब तक कौन सा वंश है? लोदी वंश है। एक बात इंपॉर्टेंट, जो शुरुआत के 4 वंश हैं आपके, इधर सुनना, जो शुरुआत के 4 वंश मैंने लिखे हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये चारों वंश तुर्की है। मतलब इनके जो मुस्लिम्स हैं वो कहां के हैं? मूल निवास उनका कहां का है? तुर्क का है, यानी कि तुर्की है वो, ठीक है। लेकिन जो आपका लोदी वंश है, ये लोदी वंश तुर्की नहीं है, ये कैसा है? अफगानी वंश है। कैसा है? यानी कि इनके जो लोग आए थे वो अफगान में ही पैदा हुए थे, वहीं से आए थे यहाँ पे, ठीक है। पहले व्यापार करने के हिसाब से आए थे, बाद में इनका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ता है और बहलोल लोदी नाम का जो पहला शासक बनता है लोदी वंश की नींव रखता है, ठीक है। तो लोदी वंश एकमात्र गैर तुर्की है, बाकी चारों क्या है? तुर्की है। ये कैसा है? अफगानी राजवंश है। ये क्या है? अफगानी। बाकी सारे कैसे हैं? तुर्की, ठीक है। ये अफगानी था, बाकी ये सारे चारों के चारों क्या थे? तुर्की है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो गुलाम वंश है ये कितने साल चला? 1206 से 1290, कितने वर्ष हुए? 84 वर्ष। ये कितने वर्ष चला? 30 वर्ष। ये 1320 से 1414, 94 वर्ष। और 1414 से 1451 कितने हो गए? 37 हो गए क्या? अरे 37 ही हुए ना, गणित नहीं आती क्या? कोई ऐसे निकाल रहा है क्या? 1451 में से 14 गए तो 51 रुपए में से 14 रुपए गए तो आप समझ में आ जाएगा, है।
और 1451 से 1526 कितना हो गया? 75 साल हो गए ना। अरे यार लोकेश, तुम्हारी गणित कमजोर है? गणित कमजोर नहीं, ये जोड़ बाकी कमजोर है। गणित तो बहुत बाकी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी कि सबसे कम दिल्ली सल्तनत जो काल था उसमें सबसे कम टाइम ड्यूरेशन तक कौन सा वंश रहा और सबसे ज्यादा तक कौन सा रहा। ठीक है, तो सबसे कम तो ये रहा है, सबसे कम समय अवधि तक, और सबसे ज्यादा बगल वाला रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ भाई, 94 सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है ना, तो बस ये तो गणित है, सिंपल सी, याद रह जाएगा। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रख लो। इधर देखो, गुल जानते हो क्या होता है? हाँ, फूल। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे, तो गुल खिले तुम शायद लोगे, याद रह जाएगा। गुल खिले तुम शायद लोगे, ऐसे नहीं हो रहा याद? ऐसे नहीं याद हो रहा है तो फिर देखो इधर, जी के में तुक्का सही से लगाओ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है, जैसे याद रखना चाहो। हाँ, दैनिक जीवन से जुड़ गया, गुल खिले तुम शायद लोगे, जोड़ा लो जोड़ा लो। ठीक है, हाँ ठीक है, पीछे का लिख लिया था, ये तो लिख लिया था ना। ठीक है, आगे चले। अब सबसे पहला अपन स्टार्ट कर लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है मामलूक वंश। इसी को क्या बोलते हैं? मामलूक वंश कहा जाता है। सुनना मेरी बात, इसको मामलूक वंश क्यों कहते हैं? मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मम्मी पापा कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, लेकिन आप गुलाम बन गए हो। ठीक है, आपके मम्मी पापा किसी के गुलाम नहीं थे, लेकिन आपने गुलामी स्वीकार कर ली है, आप गुलाम बन गए हो, तो उसको कहा जाता है मामलूक। कि एक ऐसा गुलाम जिसके माता पिता स्वतंत्र थे, वो खुद गुलाम बना। एक तो तरीका ये हो सकता है कि माता पिता ही गुलाम थे, बाद में उनका संतान वहीं पे हो जाती है, तो वो भी गुलामी करेगी। ठीक है, और एक होता है कि माता पिता कभी गुलाम नहीं रहे, लेकिन जो संतान थी वो गुलाम बन गई। ठीक है, तो ये जो गुलाम वंश है, इसके जो गुलाम वंश के राजा है वो कैसे है? वो ऐसे ही है, स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतानें हैं। ये सबके सब गुलाम किसके थे? किसके हैं? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो मोहम्मद गौरी के ही गुलाम है, तो गुलाम वंश की नींव रखने वाले अपन बात कर लेते हैं। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक आता है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन है गुलाम वंश का संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्लियर है क्या? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही। कुतुबुद्दीन ऐबक, इधर देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की खासियत क्या है कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। ठीक है, पहली बात तो क्या है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। सुल्तान की जगह कौन सी उपाधि धारण करी? मलिक अथवा सिपह सालार। मलिक अथवा सिपह सालार की पदवी धारण करी। ये अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहता था, ये अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही कहता था, और गुलाम वर्ड को हटाने के लिए इसने क्या यूज कर लिया है? मलिक अथवा सिपह सालार, कि मैं मोहम्मद गौरी का सिपह सालार हूं। ठीक है, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ठीक है, इसके अन्य नामों की अपन चर्चा करें, और इसके क्या क्या नाम है? अन्य नामों में आता है एक तो इसका कुरान खां। कुरान खां, ये क्या करता था? कुरान की आयतें लिखता था। क्या करता था? कुरान की आयतें लिखता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कुरान खां। भाई उस जमाने के अंदर जेरोक्स मशीन तो थी नहीं, थी क्या? जेरोक्स मशीन नहीं थी, तो उस समय पे प्रचार प्रसार करने के लिए आपको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है तो कुरान की प्रतिलिपि तो बांटनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो कुरान ऐसे लिख लिख करके ऐसे चलती थी, तो कुरान की आयतें लिखने का काम ये भी करता था। ठीक है, एक राजा था, उसके बावजूद भी क्या लिखता था? कुरान की आयतें लिखता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कुरान खां पड़ गया। इसी को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, लाखों का दान करने की वजह से इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श। लाखों का दान करने के कारण, लाखों का दान करने के कारण क्या हो गया? लाख बख्श। और इसी को पीला बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला बख्श। हाथियों का दान करने के कारण, हाथियों का दान करने के कारण पीली बक्स या पीला बक्स या पीलू बक्स कुछ भी कह सकते हो ना। लाख बक्स, पीला बक्स, पीलू बक्स, एक जैसा वर्ड मिल जाएगा ना।
लिख लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी ना, यानी कि जो अपना राज्याभिषेक किया था, वो किया था लाहौर के अंदर। कहां पे किया था? लाहौर में। और लाहौर को ही इसने क्या बनाया है? अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। यानी कि देखो, अपन पढ़ तो क्या रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर लोगों ने अपनी राजधानी बना करके राज किया है। ठीक है, लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है गुलाम वंश की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई है, और इस समय पे दिल्ली जो है वो राजधानी नहीं है। राजधानी क्या है? लाहौर है। ठीक है, राजधानी क्या है? लाहौर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजा बनता है 1206 से लेकर के 1210 तक ही रहता है। कितना रहता है? 1206 से 1210 तक रहता है, मतलब 4 एक साल ही राज करता है ये। और इसके बाद में क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। पोलो के जो होता है ना खेल, 1210 में, ये मतलब क्या होता है? घोड़ा वाला जो खेल होता है जिसमें स्टिक से ऐसे नीचे गेंद को मारते हैं, पोलो, है ना, उसको चौगान नाम से भी जाना जाता था पहले। तो पोलो या चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब हो जाती है? 1210 में। ठीक है, तो 1210 में पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय, पोलो को ही दूसरा नाम चौगान, चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, घोड़े से गिरकर के इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड एक तो इसके जो अन्य नाम है ना, लाख बख्श की उपाधि किसको मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से लाख बख्श की उपाधि किस शासक को मिली है? तो वो किसको मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली है। दूसरी बात, एक ऐसा शासक जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्न में से मलिक अथवा सिपह सालार की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तीसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। किसे बनाया है? लाहौर को। इसलिए गुलाम वंश का संस्थापक तो अपन इसको बोल देते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक आएगा वो इल्तुतमिश है, क्योंकि इसके बाद में जब इल्तुतमिश राजा बनेगा तो वो दिल्ली को राजधानी बनाता है, वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, बाद में अपना उसका दामाद बन जाता है। पहले क्या था? गुलाम था। इसीलिए देखो, खुद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और गुलाम का भी गुलाम है वो, तो गुलामों का गुलाम के नाम से भी उसको अपन जान सकते हैं, इल्तुतमिश को। और जो इल्तुतमिश था वो बड़ा ही साहसी किस्म का इंसान था, युद्ध के अंदर अच्छा प्रदर्शन करता था। इस वजह से अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर देता है? ये इल्तुतमिश के साथ में, और उसको बदायूं की जागीर दे देता है। बदायूं यूपी के अंदर पड़ता है। इल्तुतमिश क्या करेगा? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएगा, और जो खलीफा है उससे परमिशन लेगा सुल्तान बनने की। जो खलीफा है उससे परमिशन लेगा, खलीफा की परमिशन से फिर वो सुल्तान बनता है। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है, और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी कौन है? इल्तुतमिश है। क्लियर है? समझ में आया? दोनों देखो मैंने एक साथ बताया सारी चीजें साथ में, ताकि याद रहे। ये बातें हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं? तो एक काम तो किया है इन्होंने कुतुब मीनार का। ठीक है, एक काम तो क्या किया है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में भी बातें लिख लेते हैं अपन थोड़ी सी। ये पहली बात तो 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। किससे बनी हुई है? ईंट से बनी हुई है। ईंट से बनी हुई इतनी बड़ी इमारत भी एकमात्र इमारत है विश्व की। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ईंट से बनी हुई इमारत जो है वो कौन सी है? कुतुब मीनार ही है। ठीक है, 5 इमारतों में से जो पहली इमारत थी, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसके बाद में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर का निर्माण करवाया है इल्तुतमिश ने। किसने करवाया है? इल्तुतमिश। तो देखो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाने वाला तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, क्या कहां पे है? ताजमहल तो यार आगरा में है, ये दिल्ली में है यार, क्या बात कर रहा है? इधर देखो, ये दिल्ली के अंदर है। कुतुब मीनार कहां पे है भैया? इधर देखो, कुतुब मीनार दिल्ली में है और ताजमहल बेटा आगरा में है। आमने सामने कैसे होगा? कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। कुतुब मीनार के सामने लोह स्तंभ है। ठीक है, इधर देखो, तो 5 मंजिला इमारत है। फर्स्ट बिल्डिंग जो बनाई है वो तो किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दूसरी, तीसरी, चौथी बनाई है इल्तुतमिश ने। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 5 मंजिला है, फिर ये 5वीं मंजिल कहां गई है? तो होता क्या है कि जब फिरोज शाह तुगलक वंश का राजा बनेगा, उसके जमाने में इसकी जो चौथी मंजिल थी ना, उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो चौथे नंबर की जो बिल्डिंग थी वो क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए चौथे नंबर की बिल्डिंग भी बनवाता है और उसके साथ में एक बिल्डिंग और बनवा देता है। मतलब टूटी एक बना दी दो। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो चौथी और 5वीं किसने बनवाई है? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है,
चौथी मंजिल जो थी इसका तो पुनः निर्माण करवाया है, और 5वीं नई मंजिल है। कैसे गिर गई थी ये? बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली गिरने से क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो एक काम तो ये हो गया कुतुब मीनार वाला, ठीक है क्या? कुतुब मीनार कहां पे भैया? दिल्ली में है। कुतुब मीनार जो थी इसको इन्होंने अपने एक गुरु थे उनकी याद में बनाया था, और गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। कुतुब मीनार जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुरु था एक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके नाम पे ऊपर इसका नाम है। आप कहीं सोचो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद के नाम पे रख लिया। मेरी बात सुनना, देखो कुतुब मीनार नाम है और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है। आप क्या सोचोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक था इसलिए उसने अपने नाम पे रख लिया, लेकिन अपने नाम पे नहीं रखा है। किसके नाम पे रखा है? अपने गुरु के नाम पे। और गुरु का नाम भी क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ठीक है। उसके नाम में भी कुतुबुद्दीन है ना, तो अपने गुरु के नाम पे है, ये अपने नाम पे नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अब, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये भी कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। ये भी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। इसकी क्या खासियत है? ये भारत की पहली मंदिर तोड़कर बनाई जाने वाली, मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। यहां पे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका बाद में जो विस्तार कार्य किया है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है और इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसके पीछे की तरफ एक दरवाजा लगवाया था, अलाई दरवाजा। आप लोगों ने नाम सुना हो अलाई दरवाजा का निर्माण। तो अलाई दरवाजा जो है वो क्या है? एक घोड़े की नाल के रूप में, एक शेप में, जो अपन की तरफ जो होते हैं ना मकान, अभी जैसे कि ये गेट है, इस गेट के ऊपर तो सिंपल सा एक वो दे रखा पट्टी सी, ठीक है, लिंटेल जिसको अपन बोलते हैं, वो डाल रखा है और उसके ऊपर ईंटों की चुनाई हो रखी है। लेकिन अब इसके ऊपर की तरफ कोई स्ट्रक्चर है, उसको और अपन को अच्छा बनाना है, तो इसको अपन वो आर्च के रूप में बनाते कि नहीं बनाते? कई महलों के अंदर अपन ने देखा होगा आर्च बनाते हैं ना, है ना, हवेलियों के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो वो आर्च जो बनता है, वो जो आर्च था अलाई दरवाजा का, वो घोड़े की नाल के जैसा है, हॉर्स शू आर्च था वो, ठीक है। तो घोड़े की नाल वाला अलाई दरवाजा जो है वो भी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के ही गेट पे लगा हुआ है, ठीक है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। इसके अलावा एक काम और किया है इन्होंने तीसरे नंबर पे, यहां लिख दो क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। एक काम और क्या किया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, 2.5 बोल दो या 2.5 बोल लो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। हिंदी के अंदर शुद्ध वर्ड अपन लिखते हैं तो 2.5 वर्ड आता है ना। ये कहां पे है? अजमेर में है। कहां पे है? अजमेर में है। पहले ये, इससे पहले क्या हुआ करती थी? एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया है, को तोड़कर, ठीक है। संस्कृत कंठाभरण नामक एक पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत कंठाभरण नाम से, जिसका निर्माण करवाया था अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। उसको तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको बोलते हैं, कहां पे है? अजमेर के अंदर है, ठीक है। क्लियर है? तो ये स्थापत्य कला से रिलेटेड इनकी जानकारी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कोई दिक्कत? हाँ जी, कंफ्यूज हो जाते हैं तूने किया था क्या? हो सकता है भैया, वो सिमेट्रिकल वे की वजह से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी बार ऐसे करना, एक पेंट लेकर के जाना और पेंट करना, फिर गिनना। ऐसे गिनते हो तो पता नहीं पड़ता है, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से एक छूट जाता है। अगली बार तो नंबर डालते हो जाना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, लेकिन तेरे को डालने नहीं देंगे 1 नंबर। ठीक है, चलो बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।